हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं हिंदी की, उनके लिए प्रैक्टिस सेट जो हल कर रहे हैं, उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आज हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021 का एक पेपर लेकर आए हैं। आज आप लोगों ने सबने न्यूज़ भी सुन ली होगी कि जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली थी उत्तर प्रदेश में, वो अब टल चुकी है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी तो करते ही रहेंगे, क्योंकि अभी एचपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट भी होना बाकी है और हमारा जो एक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो भी होना है अभी। तो ये जो पेपर मैं लेके आई हूँ, ये यूजीसी नेट और स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों में हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो पेपर बना हुआ है ये पूरा का पूरा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के आधार पर बना हुआ है। और ये पेपर आप हल करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस एक तरह का आपका बूस्ट होगा। और यूजीसी नेट और जो एचपीएससी है, दोनों का पाठ्यक्रम भी सेम है, और इस पेपर का जो पाठ्यक्रम है, जो आधार है, वो भी यूजीसी नेट है। पीजीटी टीजीटी वाले भी इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए भी ये एक वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको भी ज़रूर देखिए। इसमें अच्छे से आपको कथन मिलेंगे, आपको जो आलोचक के कथन होते हैं वो आपको मिलेंगे कुछ, और कुछ नई जानकारी भी मिलेगी। इसलिए पीजीटी टीजीटी वाले और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वाले, यूजीसी नेट वाले, या हिंदी की कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं हम अपने जो प्रश्न हैं उन पर। इसमें जो प्रश्न बने थे वो 100 प्रश्न हैं, और 100 प्रश्नों में से जो 50 प्रश्न हैं वो उस रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं, अनुसंधान के हैं, इसीलिए मैं उनको छोड़े दे रही हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए होगा, बच्चों को चाहिए होगा, जब वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हो या वो यूजीसी नेट के लिए कहेंगे, तो मैं ये करा दूँगी। लेकिन अभी जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं वो हम मूल रूप से जो हमारे हिंदी के प्रश्न हैं उनके लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम चलते हैं अपने हिंदी के प्रश्नों पर, और फटाफट से, बिल्कुल समय व्यर्थ ना करते हुए, अपने प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है हमारा, भाषाओं के विकास का क्रम लगाना है। ये 51 नंबर प्रश्न है हमारा, और ये हमारा पहला प्रश्न कहलाएगा। तो इसमें भाषाओं का क्रम पूछा है, तो संस्कृत आपको पता है पहले आएगी, फिर आप संस्कृत आएगी, पाली आएगी, प्राकृत आएगी, अपभ्रंश आएगी, फिर हिंदी आएगी, और हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि अपभ्रंश और उससे विकसित भाषा का कौन सा युग्म गलत है। गलत पूछा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मागधी बिहारी से निकलती है, ब्राचड़ सिंधी से निकलती है, अपभ्रंश पूर्वी हिंदी से निकलती है, लेकिन जो शोरशेनी अपभ्रंश है ये मराठी से नहीं निकलती बल्कि महाराष्ट्री से निकलती है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही होगा। एक चार्ट होता है जिसमें सारी भाषाएं, और बना के आप याद कर लीजिए पूरी, जो हमारी 18 बोलियां हैं, जो हमारी 5 उपभाषाएं हैं, जो हमारे 7 अपभ्रंश हैं, वो सब एक जगह आप याद करिए, एक जगह लिखिए, और अपनी जो जहां आप स्टडी करते हैं वहां दीवार पे आप ये एक पोस्टर की तरह लगा लीजिए, ताकि वो जहन में बना रहे। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा हर परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। भले कठिन क्वेश्चन गलत हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सभी के गलत होते हैं, लेकिन जो सरल होते हैं वो नहीं गलत होने चाहिए, जो हमेशा आते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। ये तो हो गई थी ज्ञान की बात। अपभ्रंश ब्रज भाषा के मेल से निर्मित भाषा का क्या नाम है। तो ये जो है ये पिंगल भाषा नाम है। जब ब्रज से मिलती है तो पिंगल बनता है, लेकिन जब राजस्थान अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा मिलती है तो कौन सी बनती है, तब हमारी बनती है डिंगल भाषा। ठीक है, और अवहट्ट क्या है, अवहट्ट अपभ्रंश का परवर्ती रूप है। ठीक है, पहले अपभ्रंश आया फिर अवहट्ट आया, तभी जो अपभ्रंश के बाद की रचनाएं हैं, जो हमारी 14वीं सदी की रचनाएं हैं, वो अवहट्ट भाषा की कहलाती हैं। जैसे कि विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसमें अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भी हाल ही में यूपीएचएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम कभी
कभी कई बार अपभ्रंश लगा देते हैं, इसलिए ये हमें ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के किस उसमें है? तो ये 343 से आपको पता होगा कि भाग 17 संविधान के भाग 17 में 343 तक 351 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें राजभाषा हिंदी की बात की गई है, और ये सारे अनुच्छेद जो हैं ये हिंदी से रिलेटेड हैं। ये आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना है कि इसमें क्या क्या कहा गया है, बस आपको की पॉइंट उठाना है। जैसे कि 43 में ये है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसी तरह से 44 में क्या है, 44 में है कि राजभाषा आयोग का गठन होगा और जो राष्ट्रपति है वो उसका अध्यक्ष होगा, और 10 वर्ष के बाद जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। इस तरह के जो प्रावधान है वो 44 में है। 51 में जो है वो हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित है। 48 में क्या है, 46 में क्या है, 47 में क्या है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से और ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि लिपि और भाषा का कौन सा युग्म असंगत है? क्या पूछा है? असंगत पूछा है बच्चों। सबसे पहले देवनागरी लिपि हिंदी, गुरुमुखी लिपि पंजाबी, शारदा लिपि कश्मीरी सही है, और केथी लिपि जो है ये गलत है, क्योंकि गुजराती जो है वो गुजराती लिपि में ही लिखी जाती है, केथी लिपि में नहीं लिखी जाती। केथी लिपि बहुत ही पुरानी एक लिपि है, और बिहार और मिथिला के अंचल में केथी लिपि का पहले प्रयोग होता था। आप जाइएगा और गूगल पर सर्च करिएगा कि केथी लिपि जो है वो कहाँ प्रचलित थी, तो आपको मिलेगा कि कहाँ प्रचलित थी। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद में साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता है, बहुत इजी है, नलिन विलोचन शर्मा। तो देखिए इसका कुछ बच्चे जो नए अभी बिगिनर्स होंगे वो अगर तैयारी कर रहे होंगे तो यूजीसी नेट की या किसी भी चीज़ की, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है कि वो ये सोच सकते हैं कि ये कहाँ से प्रश्न आया। तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं उसमें लगभग 20 से 25 रचनाएँ हैं, उनके सन प्लस उनका जो क्रम है, जब सन याद करेंगे तो क्रम याद हो जाएगा, और वो सब आप याद रख लीजिएगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, बाकी जो तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, कोई गाल नहीं, वो तो तैयारी करते ही हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है, प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किस आलोचक का है? ये पूछा है। तो यह कथन आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि कभी पूछ सकते हैं कि प्राकृत की कौन सी अवस्था से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है? तो प्राकृत की अंतिम अवस्था से। ठीक है, अंतिम अवस्था से हिंदी का आविर्भाव माना है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या कह रहा है? अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, थोड़ी सी दिक्कत के लिए आपसे क्षमा प्रार्थनी। चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं। समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति साहित्य को, मतलब भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। या समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का एक अकेला साहित्य है, यह कौन है? इसमें से दो प्रश्न हमारे बन सकते हैं, अपने ढंग का अकेला, ठीक है, और एक नई दुनिया, ये भक्ति काल को ये किसने कहा है? तो भक्ति काल को ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा है
वो 59 नंबर प्रश्न है और इसमें रीतिकाल के कवियों का क्रम और उनकी रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाओं को मिलान करने के लिए पूछा है। तो सबसे पहले जो रामचंद्रिका है ये किससे मिलती है, जो रामचंद्रिका है ये केशवदास जी से, ललित ललाम मतीराम जी से, अलंकार प्रकाश भूषण से और काव्य निर्णय भिखारीदास से। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है रामचंद्रिका 2, ठीक है, और ललित ललाम 5, अलंकार प्रकाश 4, काव्य निर्णय 3, 2 5 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2 5 4 3। इसमें हमने ऐसे लगा लिया, तो देखिए चलते हैं हम अपना 2 5 4 3। पहला हमारा, इसको जब आप एग्ज़ाम हॉल में हल करिए तो इस तरह से जल्दी ट्रिक आपको पता ही होगा कि ऐसे जैसे दूसरा मिल गया हमें और दूसरा मिल गया। ठीक है, अब ललित ललाम हमें 5वां मिल गया, तो ये 5वां बस फटाक से आप ये लगाइए, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि हम हल कर रहे हैं तो हमें ये देखना था कि कौन सा एकदम करेक्ट है और हमें चारों देखना था, इसीलिए हमने पूरा देखा। अब आगे चलते हैं हम कि अगला प्रश्न है छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम एक हुआ है UPSC 51 विज्ञापन 51 और उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही छोटी मोटी गलतियां अगर हम ये कर देते हैं एग्ज़ाम में तो हमारे जो नंबर हैं वो दूसरों से हम पीछे हो सकते हैं। अगर हम ये जो पुराने पेपर हैं वो लगाते हैं तो इस तरह के जो नंबर हमारे जब जाते हैं तो हमें ये दुख नहीं होगा कि आता हुआ प्रश्न, पूछा गया प्रश्न गलत हो गया जो पहले से ही पूछा जा चुका है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यहाँ पे वक्र लिखा है और वक्र से हो जाएगा वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति किसने कहा है, कुंतक ने कहा है। फिर भी आप याद रखिएगा क्योंकि वक्र और भी उक्तियों में आता है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक चल सकती है। फिर उसके बाद में है आचार्य, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है, तो औचित्य संप्रदाय के कौन है, क्षेमेंद्र हैं। और औचित्य संप्रदाय को कुछ अन्य जो आचार्य हैं उन्होंने ये माना है कि औचित्य कोई संप्रदाय ही नहीं है, बल्कि जो रस है, अलंकार है, ध्वनि है, रीति है, उन सबको व्यवस्था, उन सबको एक रीति देना, एक व्यवस्था देना, वो औचित्य का काम है। इसलिए औचित्य में सभी जो जितने भी हमारे सिद्धांत हैं वो सब समाहित हैं, आचार्य मानते हैं ऐसा। फिर उसके बाद में 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म विचारक और वाद की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ठीक है, जॉक देरिदा विखंडनवाद सही है, जयपाल सात्र अस्तित्ववाद सही है, T.S. इलियट मार्क्सवाद और बेनोदितो क्रोचे उदात्तवाद। तो इसमें जो ये T.S. इलियट मार्क्सवाद है ये गलत हो जाएगा। तो आपका दिमाग एक जगह जा रहा होगा कि उदात्तवाद तो लॉन्जाइनस का है, तो यहाँ पे बेनोदितो क्रोचे कैसे सही हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बेनोदितो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है और अभिव्यंजनावाद भी जब अनंतर बात करता है और एक जगह जाकर वो उदात्तवाद से एक मिलन बिंदु अपना स्थापित करता है, इसीलिए बेनोदितो क्रोचे को हम उदात्तवाद के अंतर्गत ले सकते हैं, लेकिन T.S. इलियट को क्योंकि कभी भी हम मार्क्सवाद के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो C हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, लेखक और पुस्तक में कौन सा युग्म गलत है, तो रिचर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है। रिचर्ड की रचनाओं को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराया है कि रिचर्ड में रिच साउंड कर रहा है। रिच एक लड़की है जो कि फाउंडेशन लगा के कहाँ गई है, कॉलेज गई है, और कॉलेज में जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ने उसकी आलोचना की और उससे कहा मीनिंग ऑफ मीनिंग, मतलब कोई मीनिंग नहीं है तुम्हारे फाउंडेशन लगाने से, क्या पोइट्री एंड साइंसेस पढ़ो और क्या करो, भाषा रिटोरिक, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो और भाषा शास्त्र। इस तरह से मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में देखेंगे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा जाके। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड से बिल्कुल सही है और इनकी भी रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी। ठीक है, और फिर T.S. इलियट की भी बहुत ईजी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको जितनी रचनाएं हैं सब याद करवा दूंगी 2 मिनट में। ठीक है,
आप याद कर लीजिएगा। मैंने अभी अपलोड नहीं किया वीडियो, लेकिन मैं अपलोड कर दूँगी। उसके बाद में अरस्तू की पोएटिक्स, हमारा जो इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा लेखक, पुस्तक और युग्म गलत वाला, तो ये गलत है। ठीक है, पोएटिक्स इनकी नहीं है। अगले चलते हैं हम। भाषा काव्य शास्त्र में भावक का क्या अर्थ लिया जाता है? तो ये लिया जाता है सहृदय या आलोचक। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है उस पर हम चलते हैं कि रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नवजागरण के कितने चरण किए गए हैं? तो 3 चरण किए गए हैं। और कौन कौन से किए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है इन्होंने 1857 से हिंदी नवजागरण का माना है। दूसरा भारतेंदु युग से, ठीक है, भारतेंदु युग। और तीसरा जो माना है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से हिंदी नवजागरण में एक नींव पड़ी। ये 3 जो चरण हैं इन्होंने रामविलास शर्मा जी ने माने हैं। अगला जो प्रश्न है कि रचना और रचनाकार का कौन सा एक युग्म सही है? तो हम देख लेते हैं। प्रेम सरोवर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की नहीं है, बल्कि किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अलौकिक लीला राधा कृष्ण दास की नहीं है, बल्कि किसकी है? बल्कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। फिर मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र सही है ये। और भारत बारहमासा इनकी नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण दास जी की है। तो ये भी गलत है। ऐसे मिलाएं कि भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास की, अलौकिक लीला बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि साकेत की निम्नलिखित पंक्ति उर्मिला के किस मनोभाव का चित्रण करती हैं? पंक्ति कौन सी है? मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं, मैं अपने को पूरी तरीके से मिटा दूं, उर्मिला कह रही हैं। और किसको ले आऊं? लक्ष्मण जो कि राम जी के साथ वन में गए हैं उनको मैं जाकर ले आऊं। ये जो है ये क्या, ये आप देखिए उद्वेग। उद्वेग मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाते हैं तब उद्वेग होता है। जड़ता मतलब किसी चीज़ के लिए हम जड़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद में है उन्माद, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उन्मादी हो जाते हैं। उन्माद कब आता है? जब हम पागल की स्थिति में आ जाते हैं। चिंता की हम चिंता बैठ के कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें तो हैं नहीं, और सीधा सीधा है उद्वेग। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि उर्मिला के मन में इतना उद्वेग है कि वो कह रही हैं कि मैं अपने को मिटाकर भी उनको लेकर आ जाऊंगी। अगला जो प्रश्न है कि 59 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित महाकाव्यात्मक हिंदी उपन्यास पहला गिरमिटिया के लेखक कौन है? तो गिरिराज किशोर हैं। ठीक है। पहला, अब देख लीजिए इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न तो कैसे भी बन सकते हैं। देखिए, पहला गिरमिटिया के लेखक है, सीधा सीधा पूछिए, गिरिराज किशोर है। ठीक है। अगला जो प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो गांधी जी के जीवन पर आधारित कौन सा है? पहला गिरमिटिया। उसके बाद में गांधी जी के जीवन पर आधारित तो है, लेकिन कहाँ का चित्रण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों का चित्रण किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक और प्रश्न बन सकता है, ये कैसा उपन्यास है? महाकाव्यात्मक उपन्यास है। ठीक है। किसके जीवन पर आधारित है? गांधी जी के जीवन पर आधारित है। कहाँ कहाँ की चीज़ें लिखी हुई हैं गांधी जी की? तो दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष लिखा हुआ कैसा उपन्यास है? महाकाव्यात्मक है। और कौन सा उपन्यास है? पहला गिरमिटिया। लेखक कौन है? गिरिराज किशोर हैं। 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सुधीर पचौरी जी। ठीक है। वैसे हम उत्तर आधुनिकता एक सिद्धांत पढ़ते हैं और वाद पढ़ते हैं और उत्तर संरचनावाद भी पढ़ते हैं, लेकिन जो ये नई समीक्षा जगत की ये जो 2 पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, ये इन पर एक पुस्तक लिखी गई है। और ये पुस्तक किसने लिखी है? सुधीर पचौरी ने लिखी है। आपको याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला जो प्रश्न है 71 नंबर कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना है? गौरीशंकर हीरादत्त ओझा ने माना है। जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो आदिकाल में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? हमें पृथ्वीराज रासो जब हम पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज रासो में हमें प्रमाणिक किसने माना है? ठीक है। अप्रमाणिक किसने माना है?
और अर्ध प्रमाणिक किसने माना है और पूरी तरीके से नकार किसने दिया है, ये सब हमें देखना है और इससे प्रश्न बनते हैं। फिर जब हम विद्यापति को पढ़ते हैं तो विद्यापति को भी हमें देखना है कि किसने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है, किसने विद्यापति को भक्त कवि माना है। ये देखिए विद्यापति से ही क्वेश्चन आ गया। और किसने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। आगे चलते हैं, ग्रियर्सन रहस्यवादी कवि मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है। नहीं है पूछा है, चित्रावली नहीं है। ठीक है, यही सही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक चीज़ हम देख लेते हैं, चित्रावली किसकी है, चित्रावली उस्मान की है। ठीक है, उस्मान की है, 1613 में लिखी गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अखरावट किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर उस पर इन्होंने लिखा है। उसके बाद में आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। और पद्मावत तो आप सभी को पता है कि राजा रत्न सेन और पद्मावती की कथा है जो प्रतीक रूप में लिखी गई है, एक भक्ति काल का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर उसके बाद में हम आते हैं कि पद्मावत के प्रमुख पात्रों को उनके प्रतीकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रत्नसेन को किसका प्रतीक माना गया है, मन का प्रतीक। ठीक है, पद्मावती को प्रतीक किसका माना गया है, सात्विक बुद्धि का प्रतीक। नागमती को सांसारिक का बुद्धि का प्रतीक। और अलाउद्दीन को शैतान का। गुरु यहाँ पे दिया है, अगर यहाँ पे तोता दिया होता तो तोता गुरु का प्रतीक है। ठीक है, अब आप जब कभी भी पद्मावत पढ़ेंगे तो आप जब पद्मावत पढ़ेंगे, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, तो पद्मावती मूवी जब मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं उनसे, जब मैं कभी भी पद्मावत खंड पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले उनसे बोलती हूँ कि जाके मूवी देख के आना, जो शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की निकली है, वो पहले मूवी देख के आना। तो बच्चे बोलते हैं मैम आप मूवी क्यों दिखा रही हैं हम लोगों को, तो मैं बोलती हूँ कि पहले मूवी देख के आना, बाद में मैं समझाऊंगी। मूवी दिखाने का एक मेरा जो तात्पर्य है वो ये रहता है कि बच्चा वो देखे कि मूवी और जो हमारी रचनाएं हैं उनको कितना अलग कर दिया जाता है और बच्चा समझे। मैंने उनसे कहा कि ये भक्ति काल का एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, अब बच्चे जाके, और इसमें तुम भक्ति देखना कि कहाँ पे है। बच्चे ने पूरी मूवी देखी, उससे भक्ति तो कहीं दिखाई ही नहीं दी। फिर बच्चे आके मुझसे बोल रहे हैं कि मैम भक्ति तो कहीं भी नहीं दिखी हमें, वहाँ तो रोमांस दिख रहा था, वहाँ तो हमें पद्मावती और रत्नसेन का रोमांस दिख रहा था, वहाँ युद्ध दिख रहा था, लेकिन भक्ति कहीं नहीं दिखी हमें। तब बच्चों को फिर मैंने प्रतीक के बारे में बताया कि जो रत्नसेन है वो मन का प्रतीक है, अर्थात जो मन है, जो राजा रत्नसेन है वो एक मन है, एक जीवात्मा है। ठीक है, जीवात्मा एक व्यक्ति है जो कि क्या है, पद्मावती उसकी पत्नी थी, किसकी, राजा रत्नसेन की। तो जो राजा रत्नसेन है वो एक इंसान है, एक व्यक्ति है, एक जीवात्मा है, और वो किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, पद्मावती के इर्द गिर्द घूमता रहता है, अर्थात सांसारिक बुद्धि मतलब संसार के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, संसार के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन जब वो नागमती के दर्शन करता है, नागमती के दर्शन उसे कौन कराता है, गुरु कराता है। तोता ही तो बताता है, नागमती के रूप का वर्णन करता है, तो गुरु ही हमें किसके रूप का वर्णन कराता है, नागमती के रूप मतलब ईश्वर के रूप का वर्णन कराता है। जो सात्विक बुद्धि होती है उसके रूप का वर्णन कराता है कौन, गुरु। तो नागमती यहाँ पर किसका प्रतीक है, सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और इसका जो इसके पास जो हमें भेजता है वो कौन भेजता है, गुरु भेजता है। तो तोता यहाँ पे किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। फिर उसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है वो किसका है, शैतान का। लेकिन जब हम ईश्वर के पास जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं तब हमारे बीच में कौन आ जाता है, शैतान आ जाता है। और शैतान हमें ईश्वर के पास पहुंचने से जो अच्छे काम करने से रोकता है। तो ये पूरा इसका जो भक्ति का साम्राज्य है वो इस तरह से प्रतीक के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने खड़ा किया है। ठीक है,
अब हम अगला जो आप इससे समझ गए होंगे, बाकी ये कोड वाला था, अब हमने लगा ही लिया है तो फिर चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। रत्न सेन किसका है? मन का प्रतीक है, दूसरा हमारा मिल गया। पद्मावती किसका प्रतीक है? सांसारिक बुद्धि का, चौथा हमारा मिल गया। दूसरे के बाद चौथा आएगा, नहीं पद्मावती किसकी है? सात्विक बुद्धि का, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक का, चौथा आएगा। यही हमारा सही है, ठीक है। अगला हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि 7 खंडों एवं कवित्त छंदों में वर्णित तुलसीदास की राम कथा का क्या नाम है? तो तुलसीदास की राम कथा का नाम, जिसमें 7 खंड भी हैं और जिसमें कवित्त छंद हैं। 7 खंड तो रामचरितमानस में भी हैं, लेकिन कवित्त छंद हैं। रामचरितमानस में दोहा और चौपाई है, तो कवित्त छंद में कविता वाली लिखी गई है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन एक रचनाकार अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो कौन से नहीं है? नाभादास नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 77, और जिन निम्नलिखित मतों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये भी भक्ति काल के अंतर्गत ही आता है। अद्वैत वेदांत किसका है? शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। और ये भी संकेत वाला है, तो चलो हम इसको संकेत वाले में ही हल करते हैं, ठीक है। अद्वैत वेदांत किसका है? शंकराचार्य का है। तीसरा हमारा सही हो जाएगा, तीसरा सब में। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, तो दूसरा है। तो तीसरा और दूसरा सब में है, तो ये गलत और हमारा ये गलत। फिर उसके बाद में है शुद्धाद्वैतवाद किसका है? शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का है, ठीक है। तो फोर्थ सही है, ठीक है। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्रांकाचार्य का है, ये हमारा सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 78, इसमें अनामिका, नए पत्ते, तुलसी, आराधना, निराला की रचनाओं का क्रम पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगी अनामिका, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगी तुलसीदास, उसके बाद में नए पत्ते, उसके बाद में आराधना, ठीक है। आराधना। अनामिका का सन क्या है? अनामिका का सन है 1923। अनामिका 1923 में लिखी गई, इनका पहला काव्य संग्रह है, तो आपको पता ही होगा। फिर तुलसीदास 1938, आपने एमए में भी पढ़ा होगा, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ होगा। नए पत्ते 1946, ठीक है। आराधना 1953, ठीक है। तो यही आपको ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। मैंने एक चीज़ देखा है कि बच्चे जब नेट की, आरएफ की या किसी कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं, तो जो एमए तक उन्होंने पढ़ा होता है वो सब ताक पे रख देते हैं। एमए की अपनी जो नोट्स हैं, एमए की जो अपनी चीज़ें हैं, वो कभी भी वो रिवाइज़ नहीं करते, जबकि एमए में आपने जो कुछ पढ़ा है वो सब आपके लिए इनफ होता है ये सब परीक्षाएं निकालने के लिए। क्योंकि एमए में आपने बहुत डीप अध्ययन किया होता है, आपने बाकायदा पेपर लिखे हुए होते हैं। ये तो एमसीक्यू उस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, लेकिन जब नेट वगैरह की तैयारी करते हैं आप, तो आप अपने एमए के जो नोट्स हैं वो अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं। इसीलिए एक सलाह है, जो बच्चे अभी एमए में हैं वो बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाएं और बहुत अच्छे से उन्हीं को रिवाइज़ करें, और एमए के साथ में ही अपना जो नेट वगैरह का एग्ज़ाम है ये दें, और बहुत अच्छे स्कोर से वो पास होंगे। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, ये सही हो जाएगा। कामायनी के सर्गों को याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। हमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग हमें याद तो हो जाते हैं, लेकिन हम जो एग्ज़ाम होता है उसमें इतना प्रेशर होता है कि हम भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं कभी कभी। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ईर्ष्या कौन सा सर्ग है या ईड़ा कौन सा सर्ग है, तो सबसे ज़्यादा तो इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादातर यही दोनों पूछते रहते हैं। तो रहस्य उधर दर्शन पूछ लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, मेरे चैनल पर है, वो आप लोग देखिएगा जाके एक बार ज़रूर। 2-3 ट्रिक हैं मेरे चैनल पर। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही बनाई थी। तो देखिए, केस शुरू के तो सभी को याद होते हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, ठीक है। फिर उसके बाद में है केवल, कवल याद कर लीजिए, केस, कवल, ठीक है। कमल होता है, हम कवल याद करते हैं, कवल।
फिर उसके बाद में है W और Z, ठीक है, केस कवल WZ, ओ सॉरी चला गया, फिर से हम देखते हैं केस कवल WZ, ठीक है। फिर उसके बाद में है उसके बाद में है निद्रा, ठीक है। अब देखिए इससे आपको पहले से ही याद हो जाएगा, मतलब सारे क्रम से याद हो जाएंगे। केस कवल WJ, इस निद्रा, इधर का आप याद कर लीजिए कि इस निद्रा हमने याद किया, और इधर शुरू के तो 4 आपको याद ही होते हैं, तो केस कवल WJ आपको याद रखना है। और 5 ये चीज़ें देखिए, चिंता, ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। W ये क्या है, ठीक है, क्योंकि जो ये Z है ये है जेलसी मतलब है ईर्ष्या, क्योंकि छोटी ई से हमारे 2 सर्गों का नाम है इसलिए, और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, तो इसलिए जो ईर्ष्या है इसको मैंने Z कर दिया, ताकि जेलसी आप याद रखो और जेलसी से आप ईर्ष्या याद कर लो, ठीक है। तो W से क्या है, कार्य, काम और कार्य में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसी काम और कर्म में भी, ठीक है, काम और कर्म में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैंने एक जगह काम को क्या लिख दिया है, W लिख दिया, ठीक है। WJ मतलब वर्क, W मतलब क्या है, कर्म है, वर्क मतलब कर्म। फिर उसके बाद में J मतलब क्या है, जेलसी मतलब ईर्ष्या, ठीक है। अब ये 2 चीज़ जो हैं ये आपको एकदम निश्चित रूप से याद हो जाएंगी। फिर इस बचता है हमारा, इस मतलब है ईड़ा, आधा स मतलब है स्वप्न, सा मतलब है संघर्ष। अब बचा हमारा निद्रा, ठीक है, निद्रा बचा, निद्रा बहुत आसान है, ठीक है, निद्रा बहुत आसान है। देखिए निद्रा आ, इसमें 4 अक्षर है, तो ये क्या है, नी मतलब क्या है, निर्वेद, ठीक है, नी मतलब निर्वेद, दा मतलब दर्शन, ठीक है, दर्शन, रा मतलब रहस्य, और आ मतलब आनंद, सबसे अंतिम है आनंद, ठीक है। इस तरह से आपको सभी जो क्रम है वो याद हो जाएंगे। 15 सर्ग ऐसे आप याद करेंगे तो आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है कि मुक्ति बोध का ठाठ किसी से मिलता है, तो सिर्फ कबीर से मिलता है। इसमें जो आंसर होंगे रामविलास, प्रेमचंद के पात्र और उनसे संबंधित उपन्यास का एक सही युग्म नहीं है, तो मनसाराम निर्मला के हैं, बिल्कुल हैं। ज्ञान सेवक गोदान के हैं, नहीं, ज्ञान सेवक गोदान में कोई नहीं है, ठीक है। अमरकांत कर्मभूमि बिल्कुल सही, सूरदास रंगभूमि बिल्कुल सही। तो ये ज्ञान सेवक जो हैं ये कहाँ गए हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये जो ज्ञान सेवक हैं ये कहाँ गए, रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि के हैं ज्ञान सेवक, मनसाराम निर्मला, ठीक है। चलिए सूरदास को आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि बी। अगला जो प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। आप इसी तरह से पेपर हल करिए जिस तरह से मैंने ये मार्क किया, ठीक है। असत्य पूछा है, कई बार हम असत्य सत्य ये सब नहीं देख पाते, अशुद्ध शुद्ध नहीं देख पाते, तो इसमें थोड़ा सा हमारे जो आंसर हैं वो गलत हो जाते हैं। पूछा है कि उपन्यास का कथा मुख्य और उपसंहार दोनों इसकी संरचना के अंग हैं, सही है। नियोनिया भट्टनिका दोनों सामाजिक शोषण का शिकार हैं, सही है। सुचरिता स्वच्छंद व शोषण मुक्त नारी है, देखते हैं। बाणभट्ट साहसी पराक्रमी और सहृदय है, सही है। सुचरिता स्वच्छंद तो है लेकिन शोषण मुक्त नारी नहीं है, बल्कि उसके साथ भी शोषण होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3, केवल 3। असत्य पूछा है ना, असत्य पूछा है, देखिए, तो असत्य में हमारा हो जाएगा 3 आंसर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है, कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंचलता भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, तो ये खुद फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। जिसमें ज़्यादा समय लेने वाला नहीं है वो हम फटाफट बताते चलते, जिसमें आपको थोड़ा सा समझाना रहता है
वो हम उसमें थोड़ा टाइम लेते हैं। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ किस वर्ष में मिला? अब देखिए इसमें कैसे वर्ष लिखा है, यही हाल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC का था। ऐसे ही बस ये लोग एक हिंदी वाले से नहीं, टाइपराइटर को से अपना जो काम है वो नहीं करवाते। 2017 ऑप्शन डी। आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में सत्य पूछा है, तो सत्य में क्या है? उपन्यास तलाक की समस्या पर आधारित है, बिल्कुल। अजय शकुन उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, बिल्कुल। बंटी के माध्यम से वाल्मीकि मनोविज्ञान का प्रभावशाली चित्रण किया गया है, बिल्कुल किया गया है। अजय शकुन और एक दूसरे से बदला लेने के लिए बंटी को हथियार की तरह, देखो क्या लिखा हुआ है, तरह उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब है जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 4 सभी सही हैं, ये आंसर हो जाएगा। और आपका बंटी उपन्यास जो है इसमें इसमें कुल 16 अध्याय हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाते, यही अति ख्वारी किसमें है? भारत दूरदर्शन में है। अगला जो प्रश्न है हमारा 87 नंबर कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनका क्रम लगाइए। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आ जाएगा अजातशत्रु 1922, कामना 1927, ठीक है। 1928 आपको पता होगा स्कंदगुप्त है। 1931 के जो है वो चंद्रगुप्त का है। ध्रुव स्वामिनी किसका है? ध्रुव स्वामिनी आपको पता होगा 1933, ठीक है, 33। तो ये हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा प्रश्न है 88, बकरी नाटक के संबंध में सत्य बताइए। दुर्जन सिंह एक शोषक चरित्र है, सही है। सत्यवीर कर्मवीर अर्जुन सिंह के लिए काम करते हैं, सही है। दुर्जन सिंह विरोधी पात्र सिपाही है। विपत्ति बकरी को दुर्जन सिंह गांधी की बकरी कह उठता है, ये सही है। लेकिन दुर्जन सिंह का विरोधी पात्र सिपाही नहीं है, ये हमारा हो जाएगा गलत, और हमारा आंसर भी हो जाएगा सी, ये जो है ये गलत है। तो इसमें क्या पूछा है? सत्य पूछा है कि जो सत्य है वो बताइए आप। तो सत्य हमारा हो जाएगा, बस ये गलत है ना, तीसरा हमारा गलत है। तो हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है कि निबंधकार और निबंध का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतेंदु पांचवें पैगंबर बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र नई सभ्यता की बानगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटर सही है। विद्यानिवास मिश्र तमाल के झरोखे सही है, ये गलत है, और हमारा आंसर भी हो जाएगा बी। कुबेर नाथ के श्रेणी में आते हैं तो ललित निबंध में आते हैं। आपको पता होगा कि जो शुक्ल युग के बाद जो शुक्लोत्तर युग आता है, शुक्लोत्तर युग में 3 तरह के निबंध जो थे वो प्रचलित थे। सबसे पहला वैचारिक निबंध प्रचलित थे, ठीक है, वैचारिक निबंध वैचारिकी के आधार पर लिखे जाने लगे थे। दूसरा जो था वो ललित निबंध थे, ठीक है, ललित निबंध थे। उसके बाद में जो तीसरा था वो कौन था? व्यंग निबंध, ठीक है, व्यंग निबंध। अब जो ये ललित निबंध है इसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छे ललित निबंध लिखे हैं। तो ललित निबंधों में 3 जो आचार्य हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि हम लोगों ने बताया अभी, और हजारी, ठीक है। आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हजारी क्यों पड़ा? किसी को पता हो तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध के हैं। दूसरे जो हैं वो विद्यानिवास मिश्र हैं। तीसरे जो हैं वो विवेकी राय। ये 3 नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। विवेकी राय, एक और नाम याद रखिएगा, कुबेरनाथ राय, ऊपर अभी गए कुबेरनाथ राय। और इन चारों के जो निबंध हैं वो आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि नेट या कोई भी परीक्षा पूछते हैं। ऑप्शन उसका सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद के पत्रों और कहानियों को युग्म गलत है। ईदगाह में आमिना है, बिल्कुल सही है, दादी होती है ये,
ठीक है। किसकी दादी होती है? हामिद की दादी होती है, ठीक है। हामिद कौन होता है? एक जिसके ऊपर ईदगाह कहानी लिखी हुई है, एक छोटे से बच्चे के ऊपर, जिसकी उम्र क्या होती है आप लोग बताइएगा। पंच परमेश्वर हल्कू, हल्कू किसका पात्र है बताइए ज़रा। मंत्र डॉक्टर चड्ढा, बिल्कुल सही है। कफन माधव, घीसू बुधिया, इस तरह के जो पात्र आते हैं, तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हल्कू। पंच परमेश्वर का नहीं है, बल्कि पंच परमेश्वर में तो खाला आती हैं और जुम्मन शेख आते हैं। आपने कक्षा 5 में जिन बच्चों ने यूपी से कक्षा 5 किया होगा, मतलब क्लास 5 पास किया होगा, कक्षा 5, तो कक्षा 5 में ये एक कहानी लगी है पंच परमेश्वर, जो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानियों में आती है, सभी ने पढ़ा होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और हल्कू हाँ किसका पात्र है आप बताइए? पूस की रात का है, ठीक है। किसका है? पूस की रात। पूस की रात में हल्कू है, और कौन? एक कुत्ता होता है जिसका नाम क्या होता है बताइए। जो फेमस चीज़ें हैं वो आप पढ़िए। हाई स्कूल के इंग्लिश में जो सप्लीमेंट्री एक रहता है, उसमें भी पूस की रात लगी हुई है, इंग्लिश में है वो सप्लीमेंट्री में। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी कहानी माधव राव सप्रे की है? तो माधव राव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी है, जो 1900 या 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी, जो 2 ही पन्नों की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है, एक विधवा की झोपड़ी की कहानी है, तो पढ़ लीजिएगा आप, नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम में हीरामन पहली कसम कौन खाता है? 3 कस्में खाता है हीरामन, और उन 3 कसम क्यों खाता है, इसी के आधार पर ये पूरी कहानी है। जब शुरू होती है तो बताता है कि पहली कसम क्यों खाया था, फिर मध्य में बताता है कि दूसरी कसम क्यों खाया था, और सबसे लास्ट में बताता है कि तीसरी कसम को क्यों खाया था। और आपको बता दूं कि आपके जो पाठ्यक्रम, मतलब यूजीसी नेट, एचपीएससी, जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को फॉलो करते हैं पाठ्यक्रम, तो मतलब हर प्रत्येक राज्य के सेट भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सिलेबस फॉलो करते हैं। तो इन जितनी 21 कहानियाँ आपकी लगी हैं, उन 21 कहानियों में सबसे बड़ी कहानी यही है। परिंदे कहानी आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, लेकिन परिंदे कहानी से भी बड़ी तीसरी कसम है, 26 पन्नों की कहानी है। तो इसमें हम ऑप्शन तो हमने चुना ही नहीं। तीसरी कसम कहानी कि पहली कसम कौन खाता है? चोर बाज़ारी का सामान नहीं ला देगा, यहीं से शुरू होता है। मुंशी जी और उसकी बैल पकड़ी जाती है, फिर वो अपनी बैल छोड़कर भागता है, तो ये सबसे पहले होता है। और अंत में कौन सा? अंत में खाता है कि वो किसी कंपनी वाली औरत को नहीं बिठा लेगा। दूसरी कसम कौन खाता है? कि कभी बाँस की लदनी नहीं करेगा। समानांतर कहानी आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो कमलेश्वर हैं, ठीक है। कौन सी पत्रिका से शुरू हुआ था ये? तो सारिका पत्रिका से शुरू करा था इन्होंने समानांतर कहानी। ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों, आप ये याद रखिए, क्योंकि अभी एचपीएससी के भी सिलेबस में ये पूछा गया था। तो कुछ लोग तो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी प्रौढ़ता होगी उनकी तैयारी में, उनको सब याद रख। 1972 सन भी कई बार पूछ लेते हैं कि कब शुरू की थी, तो 1972 में समानांतर कहानी। आगे जो हमारा ये है, निर्मल वर्मा कहानी परिंदे को नई कहानी पहली कृति किसने माना है? रामवर सिंह ने माना है, बहुत फेमस है ये। ए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। लाल तारा है, रेखाएं बोल उठी, गेहूँ और गुलाब मील के पत्थर हैं। रेखाएं बोल उठी इनकी नहीं है, बल्कि किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की है, ठीक है, सत्यार्थी। अगला जो प्रश्न है, इनमें से एक लेखक तुलसीराम की आत्मकथा है, तो तुलसीराम की कौन सी है? जूठन है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर किसकी है? मुर्दैया किसकी है? अपने अपने पिंजरे किसकी है? ये भी आप याद रखिए। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा सभी को पता है और बहुत फेमस है, और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। ये कुछ चीज़ें जो लगातार रिपीट होती रहती हैं, ये जो पत्रिका, ये जो जीवनी है, ये उनमें से है। कभी इसका पूछ लेंगे क्या है, कभी किसकी है, ठीक है, किसके ऊपर लिखी गई है, कभी ये पूछ लेते हैं। इसी तरह से राग दरबारी का पूछते रहते हैं। इसी तरह से आपका जो बच्चन की आत्मकथा है उसको भी पूछते रहते हैं।
अगला जो प्रश्न है बच्चन, ये लो, हमने बच्चन का नाम लिया और बच्चन आ गए। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इनका क्रम लगाना है। और ये आपको क्रम याद ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप आत्मकथा चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप इसको बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं ही है, यही हमारा ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा, पहला वाला। क्या भूलूं क्या याद करूं कि का सन क्या है, 1969 है, 69। फिर लगातार क्रम से है, दूसरा है 1970। दो लगातार है, 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं, ये शुरू किया उन्होंने कि क्या मैं भूलूं और क्या याद करूं। फिर उन्होंने अपना नीड़ का निर्माण बनाया, और फिर थोड़ी दूर, मतलब दूर है यहाँ ना, बसेरे से दूर, तो थोड़ी दूर मतलब थोड़ी देर में लिखा। ठीक है, तो कब लिखा, 1978 में, थोड़ी दूर में लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद में है 10 द्वार से सोपान तक कब लिखा, 1985 में लिखा। ठीक है, ये दोनों थोड़ा अंतर वाले हैं, आप ये याद रखिएगा, ये तो आपको याद ही हो जाएंगे, 1970 और 69 और 70। तो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा ए। मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं ले रही हूँ, आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए, हमारा हो गया कंप्लीट। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय की विधा क्या है, तो संस्कृति के 4 अध्याय की विधा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एक साहित्यिक निबंध है। ठीक है, क्या है ये, साहित्यिक निबंध है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं 100 प्रश्न। आप जब ये प्रश्न हल करिए तो सबसे पहले आप एक रजिस्टर लेके बैठिए और उसमें आप एक कॉलम बना लीजिए। 100 प्रश्न, 100 नंबर आप लिख लीजिए, 100 जो क्रम से 1 2 3 4 100 तक लिख लीजिए। ये तो खैर 50 प्रश्न हैं तो 50 लिख लीजिए। फिर आप पहले जब मैं आंसर आपको दिखाती हूँ, मतलब जब उससे पहले, आंसर दिखाने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। जो आपका प्रश्न है, वो जो आपका उत्तर बन रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उत्तर जो आप देना चाह रहे हैं वो लिखिए, उसके बाद में आप उसको ओपन करिए। फिर आप आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है, आप आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। अंत में आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। फिर उनको काउंट करके आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने प्रश्न 50 में से बने। कुछ प्रश्न बहुत ही साधारण थे और कुछ प्रश्न थोड़े से स्तर वाले थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ी सी मददगार साबित होगी। और हमसे जुड़े रहिए ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप देखते रहें, हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि हम जो जानकारी दें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपकी तैयारी में थोड़ी सी प्रौढ़ता हमारी ओर से भी शामिल हो। धन्यवाद। मिलते